Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। एक छोटी सी गुजारिश से शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये काम आपकी तैयारी में मददगार लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा सहयोग ही हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की राजनीति विज्ञान की किताब के अध्याय 6 हाशियाकरण का सामना पर एक गहरी नजर डालेंगे। पिछले अध्याय में हमने ये समझा था कि हाशियाकरण आखिर होता क्या है, मतलब किसी समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर देना। आज का मुद्दा ये है कि जो समूह हाशिए पर हैं वे इसका सामना कैसे करते हैं, उनके पास क्या हथियार हैं। और ये सवाल यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत ही अहम है, क्योंकि इसका जवाब हमें सीधे भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं तक ले जाता है। ये अध्याय सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह उस तंत्र को समझाता है जिसके जरिए हमारा लोकतंत्र हाशिए पर मौजूद लोगों को आवाज और ताकत देने का वादा करता है। अच्छा, तो कागज से जमीन पर वाली बात है। हमारा संविधान एक शक्तिशाली दस्तावेज तो है, लेकिन सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच जैसी समस्याओं का सामना एक किताब कैसे कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक कानूनी और नैतिक शक्ति है, और हाशियाकृत समूह इसी शक्ति का दो मुख्य तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। पहला, वे अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देकर सरकार को मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ हो रहे अन्याय पर ध्यान दे। वे कहते हैं, देखिए, आपके ही बनाए संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है और इसका उल्लंघन हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका पहले से ही जुड़ा हुआ है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार सिर्फ अधिकारों की घोषणा न करे, बल्कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए ठोस कानून बनाए। तो संविधान एक तरह से नींव है जिस पर कानूनों की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो क्या हमारे संविधान में ऐसे कुछ खास प्रावधान हैं जो सीधे सीधे इस लड़ाई में हथियार की तरह काम करते हैं? बिल्कुल, और ये यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, हाँ, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से उन्मूलन करता है। ये साफ कहता है कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। और इसके साथ ही है अनुच्छेद 15, जो कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी दलित व्यक्ति को किसी सार्वजनिक मंदिर में जाने से रोका जाता है तो ये सिर्फ एक सामाजिक कुरीति नहीं है? नहीं, ये उनके संवैधानिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। अच्छा, तो ये उन्हें अदालत जाने का एक मजबूत कानूनी आधार देता है? आपने बिल्कुल सही समझा। यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। जो पहले केवल एक सामाजिक अपमान था, अब वो एक कानूनी अपराध है। और ये समानता की लड़ाई कोई आज की नहीं है। कबीर जैसे कवियों ने 15वीं सदी में ही अपनी कविताओं से जातिगत ऊंच नीच पर तीखे सवाल उठाए थे। हाँ, उनकी कविता पंडित सोच समझ के बोलो। बिल्कुल, छूती कहाँ से उपजी। ये कविता सीधे तौर पर छुआछूत की अवधारणा को ही चुनौती देती है। वो तर्क करते हैं कि जब हर इंसान का जन्म एक ही प्रक्रिया से होता है तो कोई पवित्र और कोई अछूत कैसे हो सकता। संविधान ने इसी प्रगतिशील सोच को एक कानूनी रूप दिया है। ये एक मजबूत कानूनी आधार तो है, लेकिन एक बात मुझे समझनी है, क्या जमीनी हकीकत पर सामाजिक दबाव इस कानूनी अधिकार पर भारी नहीं पड़ता? मतलब कानून होने के बाद भी तो भेदभाव होता है। बिल्कुल होता है, और यहीं से हमारी चर्चा और दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ अनुच्छेद 17 कह देना तो काफी नहीं होगा। हाँ, जब एक संवैधानिक वादा जमीन पर पूरा नहीं होता, तब उसे लागू करवाने के लिए विशिष्ट कानूनों की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। इनमें से एक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989।
जिसे हम आम भाषा में एट्रॉसिटी एक्ट भी कहते हैं। हाँ, वही। इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास पहले से ही अनुच्छेद 17 था? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये देखा गया कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार सिर्फ छुआछूत तक सीमित नहीं थे, वे बहुत क्रूर और अपमानजनक थे। यह कानून सिर्फ अपराधों की एक लंबी सूची नहीं देता, बल्कि ये उन विशिष्ट तरीकों को कानूनी तौर पर पहचानता है जिनसे जातिगत वर्चस्व को सदियों से कायम रखा गया है। अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। इस कानून के प्रावधानों को देखिए। यह कहता है कि किसी SC/ST व्यक्ति को कोई अखाद्य या गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए मजबूर करना अपराध है। उन्हें अपमानित करने के इरादे से निर्वस्त्र करना या उनके चेहरे पर कालिख पोतना अपराध है। उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना या उनसे बंधुआ मजदूरी करवाना अपराध है। ये सिर्फ हिंसा के मामले नहीं है, ये किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को कुचलने के तरीके हैं। तो ये कानून उस अपमान के हथियार को ही छीनने की एक शक्तिशाली कोशिश है। तो ये कानून दलित समुदायों के खिलाफ होने वाले सामाजिक अत्याचारों पर केंद्रित है, लेकिन हाशियाकरण का एक और रूप है जो जमीन, जंगल और विकास से जुड़ा है, और इसका सबसे ज्यादा असर आदिवासी समुदायों पर पड़ता है। उनके लिए क्या है? आप एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आए हैं। आदिवासियों के लिए हाशियाकरण का मतलब अक्सर उनकी जमीन, जंगल और संस्कृति से बेदखली होता है। इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए 2006 में एक मील का पत्थर कानून बनाया गया। 2006 में? हाँ, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसे हम वन अधिकार अधिनियम या FRA भी कहते हैं। इस कानून में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? ये कानून विकास की परिभाषा को ही चुनौती देता है। ये कानून पहली बार कानूनी तौर पर इस बात को मानता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी या खनिज का एक स्रोत नहीं है, बल्कि ये करोड़ों आदिवासियों और वनवासियों का घर है, उनकी आजीविका है, उनकी संस्कृति का आधार है। ये उन्हें उस वन भूमि पर रहने, खेती करने और लघु वनोपज इकट्ठा करने और बेचने का अधिकार देता है, जहां वे पीढ़ियों से रहते आए हैं। लेकिन हमने तो अक्सर सुना है कि विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासियों को उनकी जमीन से हटा दिया जाता है। सीके जानू जैसे आदिवासी कार्यकर्ता भी तो यही आरोप लगाते हैं कि सरकारें खुद ही इन कानूनों का उल्लंघन करती हैं। बिल्कुल, और यही इस कानून का सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ ये कानून है और दूसरी तरफ विकास का वो मॉडल जो जंगलों को सिर्फ मुनाफे के स्रोत के तौर पर देखता है। सीके जानू का तर्क यही है कि जब सरकारें खनन कंपनियों या पेपर मिलों को जंगल का इस्तेमाल करने की इजाजत देती हैं, तो वे असल में आदिवासियों से उनकी पूरी जीवन शैली छीन रही होती हैं। ये कानून एक प्रशासक के सामने ये मुश्किल सवाल खड़ा करता है कि विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर। और एक और अमानवीय प्रथा है हाथ से मैला उठाने की। वो तो सीधे तौर पर मानवीय गरिमा पर हमला है। उसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई कैसी रही है? ये एक ऐसी प्रथा है जो दिखाती है कि कभी-कभी सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। इसे खत्म करने के लिए 1993 में एक कानून लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये प्रथा चोरी छिपे चलती रही। तो फिर बदलाव कैसे आया? कानून तो एक तरह से फेल हो रहा था। बदलाव तब आया जब नागरिक समाज और न्यायपालिका ने एक सक्रिय भूमिका निभाई। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की। PIL? हाँ। ये एक ऐसा शक्तिशाली कानूनी साधन है जिससे कोई भी नागरिक या समूह पूरे समाज के हित में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट ने इस पे क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया। अदालत ने माना कि ये मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने सभी सरकारी विभागों को फटकार लगाई और एक समय सीमा के अंदर इस प्रथा को पूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया। इसी न्यायिक दबाव के कारण सरकार को 2013 में एक और ज्यादा मजबूत कानून लाना पड़ा। मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम। अच्छा, तो इसमें पुनर्वास पर भी जोर है? हाँ, ये कानून न केवल इस काम पर रोक लगाता है, बल्कि इस काम में लगे लोगों की पहचान करके उनके पुनर्वास पर भी जोर देता है। ये दिखाता है कि कैसे नागरिक आंदोलन और न्यायपालिका मिलकर कार्यपालिका को जवाबदेही बना सकते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक UPSC अभ्यर्थी को इस सारी जानकारी को परीक्षा हॉल में कैसे इस्तेमाल करना है? इन कानूनों के नाम और साल रट लेना तो काफी नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। UPSC ये नहीं पूछता कि एट्रॉसिटी एक्ट के 5 प्रावधान बताएं।
वो इन मुद्दों को जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय जैसे विषयों से जोड़कर पूछता है। वो आपकी विश्लेषण करने की क्षमता देखना चाहता है। चलिए इसे कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों मतलब PYQ से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ये बहुत उपयोगी होगा। एक सवाल है जो भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध पर बात करता है। अब पहली नजर में ये शायद आदिवासी अधिकारों से जुड़ा ना लगे, लेकिन गहराई से सोचिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 जो आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि पर अधिकार देता है, वो उनके लिए एक तरह का भूमि सुधार ही तो है। हाँ, सही बात है। जब उन्हें अपने जमीन मिलती है तो वे उस पे खेती कर सकते हैं, वनोपज बेच सकते हैं जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित होती है और वो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलते हैं। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है, यानी कानून के प्रावधानों को बड़े आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों से जोड़ना है। जी और कोई उदाहरण? बिल्कुल। एक और प्रश्न अवैध खनन के परिणामों पर है। हम जानते हैं कि ज्यादातर खनन परियोजनाएं आदिवासी इलाकों में होती हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन भी होता है। उनकी संस्कृति खत्म होती है। तो यहाँ एक प्रशासक के तौर पर आपको विकास, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना है। बिल्कुल। यूपीएससी आपसे यही संतुलन साधने की समझ की उम्मीद करता है। और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी तो इससे जुड़ता है। निश्चित रूप से। एक प्रश्न खाद्य सुरक्षा पर भी पूछा गया है। हास्यकृत समुदाय, चाहे दलित हों या आदिवासी, अक्सर खाद्य असुरक्षा का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जब आदिवासियों से उनका जंगल और जमीन छीन ली जाती है तो उनसे उनकी आजीविका और भोजन का स्रोत भी छीन लिया जाता है। इसलिए वन अधिकार अधिनियम या भूमि सुधार जैसे कानून केवल अधिकारों के दस्तावेज नहीं है, वे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी महत्वपूर्ण उपकरण है। यूपीएससी यही देखना चाहता है कि आप कैसे अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हाशियाकरण का सामना एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मूल में एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढांचा है। और एक प्रशासक के लिए चुनौती इन औजारों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना है। कानून बना देना एक बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि एक दूर दराज के गांव में बैठे आदिवासी को या एक दलित महिला को उस कानून का लाभ मिले, असली चुनौती वही है। इसके लिए संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन कानूनों की बात की वे पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं से पैदा हुए हाशियाकरण का सामना करने के लिए बने थे। लेकिन आज के डिजिटल युग में क्या डिजिटल डिवाइड यानी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक पहुंच में असमानता एक नए तरह का हाशियाकरण पैदा नहीं कर रही है? सोचिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं सब ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे में जो लोग इस दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उनके लिए समानता और जीवन के अधिकार जैसे संवैधानिक सिद्धांतों का क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि ये गहन चर्चा आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना समर्थन देना ना भूलें। YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.